ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। यह केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए यह तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। मिलॉर्ड, ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर चड्ढा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर, ऑर्डर। जब तक ये अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। दिखाओ, आगे बढ़ो, हाथ लगाओ, मुझे हाथ लगाओ, आओ, आओ आगे बढ़ो। अब पीछे क्यों हट रहे हो? आगे बढ़ो, हाथ लगाओ मुझे, आओ। मिलॉर्ड, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दामिनी वापस नहीं आएगी।
दामिनी हरगिज वापस नहीं आएगी मिलॉर्ड। दामिनी आ गई, दामिनी आ गई। दामिनी तुम ठीक तो हो ना? वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे गोविंद जी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। मिलॉर्ड, मेरा अंदाजा सही निकला। दामिनी को जान से मार डालने की कोशिश की गई। अब अदालत खुद समझ सकती है कि दामिनी की मौत से किसे फायदा हो सकता है। मिलॉर्ड, गुप्ता और बजाज भला ऐसा क्यों करेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चड्ढा साहब ने बजाज का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि बजाज भी गुप्ता खानदान के साथ इस साजिश में शामिल है। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, अब मैं शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। जिसकी पत्नी ऐसी पागल हो, वो क्या मुंह दिखाएगा किसी को? भाग गया बेचारा। नामुमकिन है मिलॉर्ड, शेखर दामिनी को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से उसे कहीं बंद कर रखा है, नहीं तो गुप्ता खानदान की झूठी इज्जत बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी है। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं। ये नामुमकिन है मिलॉर्ड। कोई बाप अपने बेटे की जान नहीं लेगा। क्यों नहीं? जो लोग बेटी समान बहू पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, घर में बंची की तरह बली उर्मी का खून करवा सकते हैं, उनकी झूठी इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। अपने आप को संभालो दामिनी, सच की जीत होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। कैसा सच? कौन सा इंसाफ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी, मुझे बोलने दीजिए। बहुत देखा, बहुत सुना। उर्मी के बलात्कार को धंधा बनाया है इन लोगों ने, धंधा, रोजी रोटी बनाया है। उर्मी के तबाही को चटपटी कहानी बनाकर किश्तों में बेचा है प्रेस ने, तो उसकी बर्बादी को पैसे बटोरने का जरिया बनाया है पुलिस ने। और डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो भी पैसे खाकर भाग गया, उर्मी को मरने के लिए छोड़कर। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग, जो जिंदा इंसान को नोच खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है, सब के सब। मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहनाते हैं और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं उन्हें। ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी है सच्चाई, मुझे नहीं साबित करनी है सच्चाई। उर्मी का बलात्कार एक बार क्या देखा मैंने, उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं। हर गली, हर नुक्कड़ में उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में तो कभी इंसाफ के इस मंदिर में। बार बार बलात्कार हुआ उसका, हर बार बलात्कार हुआ। हाथ कहां थे? हाथ कहां थे? बाहों पर या कंधों पर, कमर पर या जांघों पर? कितनी नंगी थी वो? ये सवाल जरूरी थे, मगर किस तरह पूछे गए थे मुझसे? और जब ऐसे घिनौने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे तो क्यों नहीं उठी एक भी आवाज? कहां थे वो भाई जो बहन की रक्षा के लिए राखी पहन के निकलते हैं? क्यों झुकी हुई है आज सबकी नजरें? क्यों? उस दिन तो सबकी नजरें मुझ पे गड़ी हुई थी जब चड्ढा साहब मेरी बेइज्जती कर रहे थे। क्यों चड्ढा साहब? घुटनों के ऊपर के हिस्से को जांघें कहते हैं, ये मैं भी जानती हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, जवाब दीजिए चड्ढा साहब। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं ना? आप कम सुनते हैं चड्ढा साहब, इसीलिए मैं जोर से कहती हूं, चीख के कहती हूं, ताकि आप साफ साफ सुन सके। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं चड्ढा साहब। इंसान की पहली पहचान इसी हिस्से से होती है। हर माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है। आपने भी पिया होगा चड्ढा साहब। क्या आप अपनी माँ बहन से ऐसे सवाल करते जैसे आपने मुझसे किए थे? जवाब दीजिए चड्ढा साहब, नजरें उठाकर आंखें मिलाकर जवाब दीजिए।
बाबा, नहीं चाहिए सच्चाई मुझे बाबा। कम से कम पूर्वी की आत्मा को तो शांति से रहने दीजिए। मैं ये केस वापस ले रही हूं। शायद मैं पागल ही थी जो आज तक ये सब कुछ। मैं पागल हूं। आप मुझे पागल खाने वापस भेज दीजिए जज साहब। शायद वही मेरी जगह है, वही मैं ठीक हूं। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर दो। दामिनी,